हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज बेटा हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे और उसके बाद बेटा 9.4 की एग्जांपल्स भी आज ही डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सो बेटा जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 था, हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए थे बेटा। उसमें था कि y इज इक्वल्स टू x साइन x। अब इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है और ये चीज बेटा हमने प्रूव कर ली होती थी, कल भी हमने ये डिस्कस किया था। तो अब बेटा इसको डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें नजर आ रहा है यहां पर y डैश है, तो इसका हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे और y डैश आ गया और इस पे बेटा प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। डेरिवेटिव का फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, साइन का डेरिवेटिव हमें सबको मालूम है कॉस होता है, और फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। और बेटा यहां पर सम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक हमारे पास ये आंसर हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है। अब बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने जो प्रूव करना होता है उसको देख देख कर सम के स्टेप्स चलाने होते हैं। यहां पर हमें नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड में एक्स वाई डैश है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों साइड्स को x के साथ। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय x, तो ये हो गया एक्स वाई डैश और यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर कॉस x और ये आ गया x साइन x। तो एक्स वाई डैश एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस x और बेटा x साइन x की जगह पे हम y भी लिख सकते हैं, नजर आ रहा है हमें। तो देखिए बेटा एक चीज आ गई, दूसरी भी आ गई है। अब इससे आगे यहां पर प्रोसीड करेंगे हम। सो x y डैश, अब बेटा cos x का हमें फॉर्मूला मालूम है, अगर 10th क्लास में हमने डिस्कस किया था कि √1 माइनस साइन स्क्वायर होता है, तो इसको एज इट इज नोट कर देंगे। cos x की जगह पर हमने नोट करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस y। और अब बेटा यहां पर साइन x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। साइन x की वैल्यू जो आएगी, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो ये y अपॉन x हो जाएगा और यहां पर बेटा साइन x की जगह पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर लेते हैं, y को पहले लिख लेंगे और x स्क्वायर और यहां पर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि बेटा स्क्वायर है, साइन x की वैल्यू y अपॉन x है, तो स्क्वायर की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगी। और सिमिलरली बेटा आगे चलते जाएंगे एलसीएम लेकर, तो हमारा आंसर जो है हमारे सामने ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एलसीएम लिया y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर और अंडर रूट से बाहर x आ जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर x आ गया और एक x इस x से कट जाएगा और मेरे हिसाब से यही आंसर प्रूव करना था। x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज द आंसर। आज बेटा जो सम करेंगे थोड़े से करके कंपैरेटिवली लेंथी होंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये देखिए यहां पर यही प्रूव करना था, वो आ चुका है हमारे पास आंसर। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन है एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग वाई प्लस सी, log y प्लस सी। तो बेटा यहां पर हमने जो प्रूव करना है वो है y डैश इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या 1 माइनस एक्स वाई। और यहां पर बेटा ब्रैकेट में कंडीशन लिखी होती है एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये होता है कि अगर एक्स वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी तो 1 माइनस 1 इनफाइनाइट हो जाएगा आंसर, और ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए बेटा इसके साथ ये कंडीशन लिख दी जाती है। तो चलिए करें स्टार्ट। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, वही बात, क्योंकि डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला फंक्शन एज इट इज y का डेरिवेटिव y डैश और y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। log y का डेरिवेटिव बेटा 1 अपॉन y होता है और फिर y का डेरिवेटिव अलग से करेंगे y डैश, और c का डेरिवेटिव कल भी डिस्कस किया था, 0 होता है। अब बेटा हम क्या करेंगे कि इसमें एक्स वाई वाली टर्म्स को एक साइड में इकट्ठा करेंगे और एक्स वाई को कह दिया, वाई डैश वाली टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करेंगे, 1 अपॉन वाई इंटू वाई डैश
माइनस एक्स वाई डैश। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, यहां पर बेटा हम वाई डैश कॉमन निकाल सकते हैं और 1 अपॉन वाई माइनस एक्स आ जाएगा। वाई डैश बाहर आ गया, 1 अपॉन वाई रह गया यहां पर एक्स रह गया। अब यहां पर इसका एलसीएम लेंगे हम, वाई डैश और 1 माइनस एक्स वाई हो गया, एक्स इंटू वाई इज एक्स वाई अपॉन वाई, और ये वाई बेटा यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा वाई इंटू वाई इज वाई स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स वाई नीचे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई से, क्योंकि बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए हम इधर उधर ले जा सकते हैं इसको, इज इक्वल्स टू वाई डैश। एंड आई थिंक सो यही आंसर है बेटा, ध्यान से देखिए। और इसकी कंडीशन भी लिखनी होगी हमें, कंडीशन लिखनी नहीं भूलनी है, लास्ट में हम कंडीशन भी जरूर लिखेंगे, क्योंकि अगर कंडीशन को हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज करते हैं तो वो बेटा फिर ठीक बात नहीं होती। सो ये 7th क्वेश्चन भी हो गया बेटा। सो 8th क्वेश्चन देखिए, अब 8th क्वेश्चन वो भी इसी के साथ का है बेटा। सो क्वेश्चन 8th है y माइनस कॉस y इज इक्वल्स टू x, एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव y साइन y प्लस कॉस y प्लस x इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू y, ये हमने प्रूव करना है बेटा। तो चलिए करें स्टार्ट। अब वही बात बेटा, डिफरेंशिएशन एक बार ही करनी पड़ेगी क्योंकि y डैश है। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, y डैश cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, माइनस एंड माइनस इज प्लस साइन y आ जाएगा, और y का डेरिवेटिव अलग से करेंगे एंगल का, पावर फंक्शन एंड एंगल। सबसे पहले पावर का करते हैं, पावर है नहीं, फंक्शन cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y, एक माइनस ये पड़ा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड y का डेरिवेटिव y डैश और x का डेरिवेटिव y। सो बेटा यहां से y डैश कॉमन आ जाएगा और ये बेटा आ गया 1 प्लस साइन y इज इक्वल्स टू 1। तो बेटा हमने जैसे कि 6th क्वेश्चन में डिस्कस किया था, 7th में भी डिस्कस किया था, जो हमें प्रूव करना है उसी के अकॉर्डिंगली बेटा हमने स्टेप्स उठाने होते हैं। यहां पर y आ गया है बेटा राइट हैंड साइड में, यहां पर 1 है, तो हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई बोथ साइड पर y कर देंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स पर y, दोनों साइड्स को बेटा y से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पर y। तो y से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, y डैश और 1 y जा y, और ये हो गया y साइन y और इज इक्वल्स टू y। तो बेटा y साइन y चाहिए था, वो आ चुका है, और y भी चाहिए था, वो भी आ चुका है, y डैश भी आ चुका है, रह गए x एंड cos y। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी स्टार्टिंग में, देखिए गिवन कंडीशन क्या थी, y माइनस कॉस y इज इक्वल्स टू x था, और यहां से अगर y की वैल्यू निकाली जाए तो x प्लस कॉस y आ जाएगी। तो ये जो y की वैल्यू बेटा यहां पर इस y की जगह पे सिर्फ भरनी है, ये नहीं कि इसकी जगह पे भर दी, इसकी जगह पे भर दी, जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली हमने इस y की जगह पे, क्योंकि y साइन y हमारे पास आ चुका है, ये वाला y ये भी आ चुका है, y डैश भी आ चुका है, रह गई बात x प्लस कॉस y की। तो इस y की जगह पे ये जो y नजर आ रहा है अकेला, इसकी जगह पे हम लिखेंगे, और y की वैल्यू x प्लस कॉस y हमें आ चुकी है हमारे पास, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां पर, और y साइन y इज इक्वल्स टू y। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे तो आंसर के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं बेटा, 2 प्लस 3 भी 5 होता है, 3 प्लस 2 भी 5 होता है। अगर हम इधर भी लिख लें या इसको इधर लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली हम इसको चेंज कर सकते हैं, प्लस कॉस y प्लस x इज इक्वल्स टू y, और ये आपका आंसर, यही प्रूव करना था, ये हमारा आंसर आ चुका है। सो होप करता हूं बेटा कि समझ आ रहा होगा सब बच्चों को, और
नाइन्थ क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y। और हमने जो प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है हमने? वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये बेटा हमने जो है प्रूव करना है। डिफरेंशिएशन एज इट इज करेंगे क्योंकि वाई डैश हमें नजर आ रहा है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डेरिवेटिव 1 आ गया, y का डेरिवेटिव y डैश आ गया, और tan इनवर्स y का डेरिवेटिव 1/1 प्लस y स्क्वायर आ गया। और फिर बेटा y का डेरिवेटिव एज इट इज दोबारा करेंगे y डैश। अब बेटा हमने क्या करना है कि y डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा पहले, क्योंकि हमें 1 प्लस वाई स्क्वायर चाहिए। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पर अकेला y डैश रह जाएगा। तो पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस वाई स्क्वायर आ गया, और फिर y डैश को मल्टीप्लाई किया 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश। तो बेटा इस तरीके से नहीं मल्टीप्लाई करना 1 इंटू 1 इंटू वाई स्क्वायर। तो वैसे करना वैसे कर लीजिए, बट अगर y डैश को जब करना है तो ये सारा का सारा हमने ब्रैकेटेड कर लेना है ताकि हमें हमारे स्टेप्स जो है थोड़े कम हो जाए। नहीं तो बेटा कैलकुलेशन में उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। सो 1 प्लस वाई स्क्वायर और बेटा y डैश और यहां पर माइनस वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। तो 0 तो आ चुका है हमारा, राइट हैंड साइड पे 0 चाहिए था, वो आ गया। 1 प्लस वाई स्क्वायर चाहिए था, वो भी आ गया। अब बात रहेगी इसकी, तो यहां पर बेटा y डैश अगर कॉमन निकाला जाए, y डैश अगर कॉमन निकाला जाए तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। और इसको फिर दोबारा ये दोनों प्लस हो रहे हैं, तीनों के तीनों प्लस हो रहे हैं, रीअरेंज कर लेंगे। वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश, इसको पहले लिख लीजिए, और फिर वाई स्क्वायर को बाद में, और लास्ट में 1 लिख लीजिए इज इक्वल्स टू 0। आई थिंक सो यही प्रूव करना था और आपका आंसर आपके सामने आ गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा वो भी इसी तरीके से मिलता जुलता है, वो भी हम यहीं पर कर लेंगे। चलो इस पे नेक्स्ट नीचे आ रहा सारा बोर्ड पे। ओके, सो बेटा 10th क्वेश्चन और 2 एमसीक्यूज हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम साथ में ही। 10th क्वेश्चन क्या है बेटा? y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और x बिलोंग्स टू a माइनस ए। तो इसका भी बेटा कोई ज्यादा वो काउंट नहीं करती है वैल्यू। x की वैल्यू इन दोनों के बीच में माइनस ए और a के बीच में आना चाहिए। ओपन इंटरवल है, ये वाला ओपन इंटरवल होता है बेटा, तो इसमें a और माइनस ए के बीच में जो वैल्यूज होती हैं वो कंसीडर करनी होती हैं। तो इसका बेटा कोई ज्यादा यूज नहीं है इस सम में। और हमने जो प्रूव करना है वो ये है x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम बेटा इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो बेटा ये जो कंडीशंस होती हैं ये एमसीक्यूज के लिए यूज होती हैं, बट अगर बेसिक के लिए प्लस 2 लेवल के लिए इस तरह की कंडीशंस बिल्कुल भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। तो इनका बेटा कोई ज्यादा यूज नहीं है। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, अंडर रूट का डेरिवेटिव बेटा 1/2 अंडर रूट हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कल भी किया था बेटा, अंडर रूट का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट होता है। और उसके बाद बेटा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो भी अंडर रूट के अंदर होता है उसका अलग से डेरिवेटिव करते हैं हम, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो dy ओवर dx 1/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और a स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, इसका -2x। अब बेटा इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले जाएंगे
अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए यहां पर, dy ओवर dx इसके साथ ही एज इट इज लिख लें, इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो बेटा यहां पर ध्यान दीजिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर y के इक्वल है, इसकी जगह पे y हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कर दिया। और ये जो माइनस एक्स है इसको राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड पे ले आइए, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0, और जो हमारा रिजल्ट था वो आ चुका है। माइनस एक्स को इधर ले गए, इसकी जगह पे y पुट कर दिया, आंसर आपके सामने है। तो जो हमने प्रूव करना था बेटा वो आ चुका है। और सिमिलरली बेटा 11th एंड 12th क्वेश्चन जो है, 11th एंड 12th क्वेश्चन, अब वहां पर क्या कहा गया है, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन द जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर, जिसका बेटा 4 बार डेरिवेटिव किया हो तो उसके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स क्या होंगे। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स का मतलब होता है बेटा कि जो c कुछ भी होता है c1, अगर एक बार इंटीग्रेशन किया तो हम c1 ले लेते हैं, दूसरी बार इंटीग्रेशन किया तो c2 आ जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि एक बार इंटीग्रेशन करने में एक कांस्टेंट आता है। तो इसी तरह से बेटा अगर फोर्थ ऑर्डर का अगर हमारे पास सम पड़ा है तो फोर्थ ऑर्डर के सम में हमने 4 बार, जैसे कि ये देखिए ये सम है, इसकी 4 बार बेटा इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। फोर्थ ऑर्डर का कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी इज इक्वल्स टू एक्स रख लीजिए। तो इसकी बेटा अब हमने अगर y की वैल्यू निकालनी है, इसको सॉल्व करना है, कंप्लीट सॉल्व करना है, तो कंप्लीट सॉल्व करने के लिए बेटा वो हम फोर्थ एक्सरसाइज में अभी डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स में, कि फोर्थ एक्सरसाइज में ये डिस्कस करना है कि बेटा अगर हमने y की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमें जितने ऑर्डर का है उतने बार डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। और इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बेटा हर बार एक नया कांस्टेंट इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें बेटा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो होंगे, फोर्थ ऑर्डर का है इसीलिए इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स बेटा 4 हो जाएंगे, इसके डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, जो कि जिसका आंसर 4 है। और सिमिलरली बेटा 12th क्वेश्चन है, इसमें इन्होंने कहा है कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऊपर था जनरल सॉल्यूशन में बेटा C1 C2 C3 C4 आएंगे, 4 आ गए। अब आ गया बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें बेटा जब हम एक बार डेरिवेटिव को इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करके। तो डेरिवेटिव को अब जैसे हमने इंटीग्रेशन कर दिया, उसकी y की वैल्यू में कन्वर्ट किया, तो बेटा ये भी थर्ड ऑर्डर का है, ये थर्ड ऑर्डर का है बेटा। तो इसमें बेटा C1 C2 C3 नहीं रहते, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यूज दी होती हैं, जो अभी बेटा हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। जनरल सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन दोनों डिस्कस करेंगे हम। और बेटा जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास C1 C2 C3 C4 सारे आएंगे, बट पर्टिकुलर सॉल्यूशन में C1 की वैल्यू कोई ना कोई निकल आएगी, C2 की वैल्यू भी कोई ना कोई निकल आएगी। तो इसीलिए बेटा उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे पास x और y की वैल्यू दी हुई है। और इन दैट केस हमारे पास उस समय भी आंसर डी ऑप्शन ही आएगा, पर डी ऑप्शन का जो आंसर है इस बार 0 है। कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आपके पास नहीं होगा, क्योंकि उसमें बेटा x और y की वैल्यू इक्वेशन में भरकर हम C1 और C2 की वैल्यू निकाल लेंगे। और वो कैसे निकालनी है उसके बारे में बेटा अब हम फोर्थ एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में डिस्कस करेंगे। सो मेरे हिसाब से बेटा ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम फोर्थ एक्सरसाइज अभी स्टार्ट करेंगे। तो बेटा अब हम 9.4 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स करेंगे, जिसमें बेटा कि हमने सॉल्यूशन निकालने सीखने हैं। पर बेटा सॉल्यूशन निकालने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन निकालने के लिए बेटा हमने जो है इंटीग्रेशन की मदद लेंगे, और इंटीग्रेशन बेटा आनी जरूरी है। उसके लिए इंटीग्रेशन बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट वाली इंटीग्रेशन, कोई ज्यादा मुश्किल वाली इंटीग्रेशन नहीं होगी। बहुत ज्यादा टिपिकल जो होते हैं सम्स, बहुत ज्यादा लंबे सम्स होते हैं, उस टाइप की इंटीग्रेशन नहीं होगी यहाँ पर। बहुत ही सिंपल इंटीग्रेशन का कहने का मतलब है x की पावर n का इंटीग्रेशन कर दिया, x की पावर n+1/n+1 कर दिया, या फिर बेटा 1/1+x² दैट इज tan इनवर्स x होता है, और जैसे 1/x हो गया log x होता है। तो इस तरह के सिंपल कंसेप्ट वाले इंटीग्रेशन ही हम यूज करेंगे। और इस मेथड को बेटा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9.4 में, इसको कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड है, उसका मतलब क्या है वो बेटा हम एग्जांपल्स की हेल्प से ही समझा जा सकता है कि वेरिएबल सेपरेबल कहते क्या है और करते कैसे हैं। सो बेटा पहले हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं 9.4 की। 9.4 इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कि 9.3 जो है आपके सिलेबस में नहीं है। 9.3 इज नॉट इन योर सिलेबस।
एंड 9.4 डायरेक्टली हम उस पर स्विच होंगे एंड एग्जाम्पल नंबर 9 है, देखिए जरा कैसे। सो एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें क्या करना है। सो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन dy upon dx। जनरल सॉल्यूशन, बेटा आपको जनरल सॉल्यूशन दिया होगा, ये नहीं कहा होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, ऐसे कहा होगा फाइंड, ये देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसे लिख दिया है। बट ऐसे भी लिख सकता है सॉल्व द इक्वेशन, या फिर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो कुछ भी कह सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन लिख भी सकता है जिससे आपको पता लग जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है। और अगर बेटा डेरिवेटिव किया हुआ है और आपको सॉल्व करने को कह रहा है तो इसका मतलब भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सम है। और आपको अगर सॉल्व करने को कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि आपने इसमें से y की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो वो क्या है, dy upon dx इज इक्वल्स टू x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस y। तो देखिए जरा बेटा इसको सम को कैसे करना है। सो बेटा इसमें वेरिएबल सेपरेबल, मतलब कि y वाली जो टर्म्स होंगी बेटा dy की तरफ चली जाएंगी और x वाली टर्म्स dx की तरफ चली जाएंगी। सो देखिए जरा किस तरह से, 2 माइनस y dy इज इक्वल्स टू x प्लस 1 dx। सो इस तरीके से बेटा वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है। कई बुक्स में बेटा और कई जगह पे इस तरह से भी एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि dx से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दिया जाता है, dx से dx कैंसिल कर दिया जाता है, तो वो भी आपकी इच्छा है, बट वैसे इस डायरेक्ट तरीके से भी किया जा सकता है। तो वेरिएबल सेपरेबल बेटा यहां पर हो चुका है। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल का मतलब होता है x एंड y, और x एंड y का वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब कि x एंड y को हमने सेपरेट कर देना है, मतलब कि y वाली टर्म्स dy की तरफ चली जाएंगी एंड x वाली टर्म्स dx की तरफ चली जाएंगी। और अब बेटा नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल आसान, यहां पर ये लाइन जरूर लिखनी है। अगर ये लाइन नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना शुरू करते हैं तो बेटा बोर्ड एग्जाम्स में नंबर कटने का खतरा बना रहता है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो हमने इंटीग्रेशन अब इसकी कर देनी है। 2 माइनस y dy इज इक्वल्स टू x प्लस 1 dx। तो विद रिस्पेक्ट टू बेटा y कर रहे हैं तो 2 की इंटीग्रेशन 2y हो जाएगी, x नहीं होगी। अगर विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तब होगी। सो y का इसकी पावर 1 है, तो मैंने अभी बताया था x की पावर n की इंटीग्रेशन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अगर y की पावर n है तो y की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। सिमिलरली बेटा यहां पर y स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा इज इक्वल्स टू x स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा प्लस 1 की इंटीग्रेशन x आ जाएगी प्लस c। सो बेटा यहां पर एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करेंगे हम। 4y माइनस y स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। और बेटा कोशिश करिए कि x की तरफ ही कांस्टेंट को रखना है। अक्सर स्टूडेंट को यही कंफ्यूजन रहती है कि हम कांस्टेंट इस तरफ रखें या इस तरफ रखें, क्योंकि दोनों तरफ कांस्टेंट रखेंगे तो कांस्टेंट से कांस्टेंट कई बार स्टूडेंट का कैंसिल भी कर देता है, पर कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल तब होगा जब दोनों की वैल्यू सेम होगी। हमें यहां पर दोनों की वैल्यूज नहीं पता है, तो इसलिए बेटा एक तरफ ही कांस्टेंट लगाना है और कोशिश करिए कि x की तरफ ही रहे इसको। सो 2 एंड देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c अपॉन 2 इंटू 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और इसके बाद बेटा 2c को इधर ले आइए, माइनस 2c हो गया और ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y और माइनस 2c को इधर जाकर प्लस 2c, चलो इधर 9 लेकर आए हम, इज इक्वल टू 0 प्लस 2c। और 2c की जगह पे हम क्योंकि कांस्टेंट है इसका बड़ा c लिख सकते हैं, और क्योंकि कांस्टेंट है बेटा तो ट्वाइस कांस्टेंट इज आल्सो अ कांस्टेंट। अगर किसी को जैसे अब 2 है, 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाएगा और 4 भी कांस्टेंट ही होता है। तो इसी तरीके से बेटा 2c को हमने बड़ा कांस्टेंट कैपिटल C मान लिया है और ये आंसर आपका आ गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये जनरल सॉल्यूशन आ चुका है। सिमिलरली बेटा एग्जांपल नंबर 10 है जो, इसमें भी बेटा जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है और उसके बाद जो एग्जांपल्स आएंगे उसमें हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करेंगे
जो कि मैंने पिछली एक्सरसाइज में भी आपसे बात की थी कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये देखिए यहाँ पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमारे पास एक आया है, क्योंकि एक ऑर्डर का डेरिवेटिव था तो एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है। और उसमें जनरल सॉल्यूशन में 11th क्वेश्चन में उसने कहा था फोर्थ ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फोर्थ ऑर्डर में बेटा 4 हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स आएंगे, क्योंकि जर्नल सॉल्यूशन है, यहां पर जर्नल सॉल्यूशन की बात की जा रही है। जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा तो कैसे बेटा वो कांस्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं खत्म होंगे, सब में से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स जो हमारे सपोजिशन वाले कांस्टेंट्स हैं वो कैसे खत्म होंगे, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। उससे पहले बेटा एक जनरल सॉल्यूशन का और एग्जांपल करेंगे, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी हुई है बेटा, dy upon dx इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसमें भी बेटा हम पहले वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, y वाली टर्म्स dy की तरफ ले जाएंगे और x वाली टर्म्स dx की तरफ ले जाएंगे। और उसके बाद ये लाइन मैंने पिछले समय में भी कहा था कि लिखनी नहीं भूलनी है, आपको एग्जाम में ये लिखनी ही पड़ेगी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। विद रिस्पेक्ट टू लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर dy है, एक तरफ dx है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड सिंपल लिख लीजिए और कुछ नहीं करना हमें। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो ये सिंपल बेटा इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल इंटीग्रेशन। ये बेटा किस चीज का डेरिवेटिव होता है, ये tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है, तो इसकी इंटीग्रेशन बेटा tan इनवर्स ही हो जाएगी, tan इनवर्स y। तो बेटा क्योंकि इंट्रोडक्शन चैप्टर इंटीग्रेशन का जो हमारा लेक्चर 1 था उसमें सब बता दिया गया था कि बेटा जहां पर हमने जो है फॉर्मूलाज जो है ये डेरिवेटिव के फॉर्मूलाज ही यहां पर यूज होते हैं। तो tan इनवर्स x, क्योंकि tan इनवर्स y का डेरिवेटिव ये रहा और इसका इंटीग्रेशन ये रहा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एंटी डेरिवेटिव कह देते हैं इंटीग्रेशन को। तो यही आंसर है बेटा, यहां पर भी एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया है, क्योंकि हमारे पास जो डेरिवेटिव किया हुआ है वो फर्स्ट ऑर्डर का ही है, कोई फोर्थ ऑर्डर का नहीं है, कोई सेकंड ऑर्डर का नहीं है, तो इसलिए हमारे पास कांस्टेंट भी एक ही आया है। और क्योंकि बेटा अब आप स्टूडेंट के दिमाग में ये भी बात आ जाती है कि अगर सेकंड ऑर्डर का आ जाता है ये सम, तो हम इसको इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो बेटा दैट इज नॉट इन योर सिलेबस। जो प्लस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर बेसिक के पॉइंट ऑफ से बात करें तो वो सिलेबस में नहीं है। हाँ, एमसीक्यू जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जरूर है, तो उसके बारे में बाद में डिस्कशन होगी जब उसके लेक्चर्स हम तैयार करेंगे। सो अब क्या है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब आ गया बेटा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमने फाइंड करना है, और वो हमने फाइंड करना है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसमें हमने x और y की वैल्यू दी भी जा रही है। तो पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। तो बेटा यहां पर फिर मैं बता दूं, वेरिएबल सेपरेबल हो गया dy के साथ और dx के साथ, और फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करने के बाद बेटा इनका इंटीग्रेशन ये हो गया, इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। सो 11th क्वेश्चन बेटा इसी के साथ का है, वो हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत आसान है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर जिसको इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स पता है तो उसके लिए एक हिसाब से ये बहुत ही आसान से सम्स हैं, बहुत सिंपल सम्स हैं। और बेटा आपको एक और बात बता दी जाए कि 4th एंड 5th एंड 6th एक्सरसाइज में से ये आपको पक्का डेफिनेटली एक क्वेश्चन आने वाला है, जिसकी बेटा जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी 4 की या 5 नंबर की हो सकती है। ज्यादा चांसेस 4 मार्क्स के हैं, 5 के अभी वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। सो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx। अब देखिए ये भी फर्स्ट ऑर्डर का ही है, जितने भी बेटा हम सम तीनों एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे वो सारे फर्स्ट ऑर्डर के होंगे, सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर के वो नहीं होंगे। सो गिवन दैट, हमें गिवन क्या है, x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 1 है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। तो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कहा था कि x और y की वैल्यू दी जाएगी और उसमें से हम c की वैल्यू निकालेंगे, इसमें निकालेंगे हम c की वैल्यू, और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा वो आपका कोई भी नहीं रह जाएगा, c की वैल्यू निकल आएगी, c वैल्यू खत्म हो गई, c हमारा क्वेश्चन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए किस तरह से। सो बेटा फिर वही बात, हमने वेरिएबल सेपरेबल करना है, dy अपॉन y स्क्वायर आ गया एंड -4x dx, और फिर बेटा y की पावर -2 हो जाएगी dy,
माइनस 4x dx। ये ठीक आ रहा है इतना कि थोड़ा और बड़ा करूँ उसको, आपने नहीं किया अच्छा ब्रॉड। अब ठीक है। माइनस 4x dx। अब इसके बाद बेटा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फिर लिखेंगे, यहां पर -2, सॉरी पावर लिखनी भूल गया, माइनस। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स की तो बेटा यहां पर आ गया y के पावर -2 dy एंड -4x dx। तो बेटा जब इसकी इंटीग्रेशन की हमने तो y की पावर -2 + 1 -1 आ गया, और इसमें भी -1 आ गया, और यहां पर भी बेटा -4x² / 2 आ जाएगा, -4x² / 2 + c, और इस 2 के साथ इस 2 को कैंसिल कर दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, -1/y, क्योंकि y की पावर -1 थी तो बेटा नीचे आ गया, और -2x² + c। तो बेटा x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1 यहां पर भरेंगे हम। x की वैल्यू 0 भरी तो, और y की वैल्यू 1 भर दीजिए, यहां पर 1 भरा। x की वैल्यू जब 0 भरी तो ये 0 हो गया, क्योंकि 0 × समथिंग 0 होता है, और c की वैल्यू देखिए ध्यान से, -1 आ गई, और अब ये c की वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा, -1/y = -2x² -1। तो अब क्या हो गया, -1/y और माइनस कॉमन 2x² + 1। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y को इधर और इसको इधर ले जाइए, तो y = 1/2x², 1/2x² + 1 = y। तो ये बेटा y की वैल्यू आ गई, और इसमें देखिए ध्यान से, कांस्टेंट तो है 1 है, बट दिस इज नॉट अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इज सिंपल कांस्टेंट। तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, जहां पर c आ जाता है, जो हमारी सपोजिशन होती है, c हो, d हो, कुछ भी हो सकता है, बट जो सिंपल कांस्टेंट्स होते हैं, देखिए वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अब खत्म हो गया, नोट करिए इस बात को। तो इसका डायरेक्टली कनेक्शन बेटा 12th क्वेश्चन जो 9.2 का है उससे है कि हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वहां पर 0 आता है आंसर। सो अब हम बेटा 11th के बाद 12th एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले थोड़ी सी इंक भर ले इसमें। सो अब बेटा हम 12th एग्जाम्पल करेंगे, 12th एंड 13th, और बेटा जो स्टेटमेंट की एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, एक ही है, उसके बारे में बाद में डिस्कशन होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब देखिए जो मैंने आपको बात बताई थी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1। वन वन पॉइंट में से एक कर्व पास कर रहा है, एंड उसकी बेटा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो दी हुई है x dy = 2x² + 1 dx। सिंपल इंटीग्रेशन, सिंपल सॉल्यूशन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहां पर बेटा y की तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो वो dy की तरफ तो जाएगा ही नहीं, सिर्फ x है तो दोनों x की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे dx की तरफ। और बेटा यहां पर अब हम इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स स्टार्ट कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब क्वेश्चन उठता है कि यहां पर dy की इंटीग्रेशन क्या होगी, तो घबराने वाली बात नहीं, इसके साथ 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी विद रिस्पेक्ट टू y अगर करेंगे तो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो dy
और यहां पर बेटा 2x² अपॉन x आ जाएगा और इसमें 1/x, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया बेटा और ये x से x कैंसिल हो गया और अब dy की इंटीग्रेशन y आ जाएगी और 2x की इंटीग्रेशन 2x² अपॉन 2 हो जाएगा और 1/x का log x हो जाएगा प्लस c। अब ये जो कर्व है बेटा 1 1 में से पास कर रहा है तो x की जगह पे भी 1 भरिए, y की जगह पे भी 1 भरिए, y की जगह पे 1 भर दिया, 1 का स्क्वायर ये भी 1 हो गया और log 1 इसकी वैल्यू 0 होती है और 1 माइनस 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, ये भी 0 हो गया और ओवरऑल हमारे पास c की वैल्यू 0 आ गई। अब जब 0 आ गई तो हमारे पास ये सिर्फ ये 3 टर्म्स रह गई हैं, एक y, एक x² और एक log x और आई थिंक सो यही आंसर होना चाहिए और हमारा यहीं पर ये सम फिनिश हो जाता है। तो सिंपल सम्स है बेटा, सिंपल इंटीग्रेशन है, कोई ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल सिंपल से सम हम डिस्कस कर रहे हैं। और सिमिलरली बेटा जो आज की लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे इसके बाद हम क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे और जो बेटा इसके जो स्टेटमेंट्स की एग्जांपल्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो है समझाने की कोशिश करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट -2 3। एक कर्व है जो -2 और 3 में से पास कर रहा है और स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर डिस्कस हो रहा है तो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात आ गई और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है बेटा वो फर्स्ट पार्ट में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये आता है टॉपिक, बट एप्लीकेशन डेरिवेटिव में भी ये आपके सिलेबस में नहीं है बेटा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात बताऊं तो वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट हमेशा dy/dx होता है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। dy/dx अगर आ गया है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। और अगर वो स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात कर रहा है तो उसके बारे में बेटा लास्ट में डिस्कस कर लेंगे कि क्या लिखते हैं। स्लोप ऑफ द टेंजेंट के बारे में बात करके हम सम शुरू करते हैं। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट xy इज 2x अपॉन y², 2x अपॉन y²। तो सिमिलरली बेटा यहां पर वेरिएबल सेपरेबल करेंगे और स्लोप ऑफ नॉर्मल के बारे में भी बताऊंगा। अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाए तो आपने क्या करना है उस समय, उसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। 2x dx, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ये लिखना नहीं भूलना है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो गया बेटा y² dy एंड दिस इज 2x dx और y² का इंटीग्रेशन y³ अपॉन 3 आ गया और ये आ गया बेटा 2x² अपॉन 2 प्लस c। अब x की वैल्यू बेटा -2 है, y की 3 है, यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 3 का क्यूब -2 का स्क्वायर और 3 का क्यूब 27 डिवाइड बाय 3 इज 9, ये 4 आ गया और c की वैल्यू 5 आ गई। ये c की वैल्यू बेटा हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। x² प्लस 5, तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए साथ में। यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं तो y³ इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 15 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3x² प्लस 15 रेज टू पावर 1/3। सो दिस इज योर आंसर। सो बेटा सिंपल इंटीग्रेशन है, सिंपल पावर्स की हम बात कर रहे हैं सारे सम्स में। और यहां पर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक जो है उसका बेसिक कंसेप्ट करा दिया गया है। और बेटा ये वाले सम्स जो हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, सारे के सारे तो नहीं हो पाएंगे, तो कुछ सम्स 8-10 सम्स जो हैं हम डिस्कस करेंगे। और बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल की बात हुई थी, वो भी मैं आपको बता दूं कि बाई चांस अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर वो क्वेश्चन में पूछ लेता है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो जब भी स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा बेटा
स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो होगा हमेशा -1/dy/dx। तो उसके बराबर कर्व को रखकर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो उससे हमारा आंसर फिर से आ जाएगा। सो बेटा आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, क्लास यहीं पर समाप्त होती है। और अगर आपको बेटा ये वीडियो पसंद आए तो इसको बेटा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई डाउट आता है तो बेटा उसको कमेंट सेक्शन में कोई भी बच्चा पूछ सकता है। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।